वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्ट ट्यूटोरियल रांची। परफेक्ट ट्यूटोरियल रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सी इन टुडेज सेशन यू विल सी टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। आज के इस सेशन में आप देखेंगे डीसी मशीन के लिए कंडक्ट किए जाने वाले टेस्टिंग्स जो कि लेबोरेटरी टेस्ट होंगे और ये सभी टेस्ट बिफोर इंस्टॉलेशन कंडक्ट किए जाएंगे। यू नो व्हाई द टेस्टिंग इज टू बी कंडक्टेड और व्हाई द टेस्टिंग इज टू बी डन। किसी भी मशीन का टेस्टिंग करने का मतलब क्या है और क्यों करते हैं। सी द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट्स ऑन मशीन बिफोर एक्चुअली इंस्टॉलिंग और बिफोर एक्चुअली लोडिंग द मशीन is what? It's just to have the knowledge of the performance of the machine. Means the machine actually load supply करेगा और मशीन पर लोड लगाया जाएगा, then मशीन का परफॉर्मेंस कैसा होगा इसकी जानकारी के लिए मैन्युफैक्चरिंग एंड में ही इसकी जानकारी के लिए मशीन में टेस्टिंग कंडक्ट करते हैं। See there are various category of testing to be conducted and करुणा डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो जो कुछ भी टेस्टिंग्स है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टेस्टिंग वो प्राइमरी तीन टाइप के होते हैं। नंबर वन इज डायरेक्ट टेस्ट, सेकेंड वन इज योर इनडायरेक्ट टेस्ट एंड थर्ड वन इज योर रीजेनरेटिव टेस्ट। ओके, नाउ सी प्लीज, सो basically there are of three types. Number one is your direct test, second one is your indirect test and third one is your regenerative test. Say in case of direct test, machine is loaded directly to its full rated load condition and output is determined. After the knowledge of output and input, efficiency is determined. You know efficiency is equal to output by input, and if you have to remember percentage efficiency, then percentage efficiency is equal to output by input multiplied by 100. So डायरेक्ट टेस्ट में करते क्या हैं, मशीन को डायरेक्टली लोड करते हैं, जो भी इसका रेटेड फुल लोड होगा उतना लोड लगाते हैं मशीन में एंड देन आउटपुट डिटरमिन करते हैं। इनपुट आपको मालूम है आपका क्या इनपुट दे रहे हैं, सो इनपुट पावर मालूम, आउटपुट आप डिटरमिन करते हैं एंड द नॉलेज ऑफ आउटपुट एफिशिएंसी इज डायरेक्टली डिटरमिन्ड। सो दिस इज व्हाई दिस पर्टिकुलर और सच अ टेस्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट टेस्ट। सो डायरेक्ट टेस्ट में क्या करते हैं, मशीन इज टू बी डायरेक्टली लोडेड। अंडर नेम ऑफ दिस डायरेक्ट टेस्ट इज आल्सो लोड टेस्ट। ओके, सेकेंड वन इज योर इनडायरेक्ट टेस्ट। इनडायरेक्ट टेस्ट में करना क्या है, एफिशिएंसी को इनडायरेक्टली डिटरमिन करना है। डायरेक्टली डिटरमिन नहीं करना है, मींस आउटपुट को डायरेक्टली डिटरमिन करने के बजाय इनडायरेक्टली डिटरमिन करना है आउटपुट एंड हेंस एफिशिएंसी को इनडायरेक्टली डिटरमिन करना। इनडायरेक्टली कैसे, आफ्टर द नॉलेज ऑफ लॉसेस। सो पहले यहां पर लॉसेस को डिटरमिन करते हैं, इनडायरेक्ट टेस्ट में पहले लॉसेस को डिटरमिन करते हैं, देन आफ्टर द नॉलेज ऑफ लॉसेस एफिशिएंसी इज प्री डिटरमिन मतलब बिफोर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल करने एक्चुअल लोड लगाने से पहले ही हम एफिशिएंसी डिटरमिन कर देते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं प्री डिटरमिन्ड। वर्डिंग बोल रहे हैं प्री डिटरमिन्ड। सो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टेस्ट, after the means the first losses is to be determined by conducting suitable test and after the knowledge of losses efficiency is determined. Next है regenerative test. Regenerative test में see power is to be fed to the supply itself. जो कुछ भी सोर्स होता है सोर्स को ही पावर उल्टा फेड करता है मशीनरी। सी इन केस ऑफ रीजेनरेटिव टेस्ट, टू machines or two identical machines are required where one is acting as motor, another one is acting as generator, and the load on one of the machine is the other machine, meaning is what, load on the generator is your motor and the load on the motor is generator. So you will see regenerative test where the output of one of the machine is fed to
fed as input to other machine, and output of the other machine is fed as input to the whatever the other machine is there. Okay, so that is what the regenerative test. Example would be your Hopkinson's test, or the one is your back-to-back test. Okay, now see please each of the tests. Now there are various tests are to be conducted for the determination of efficiency of the machine. Various methods of testing of DC machine are: number 1 is brake test. ब्रेक टेस्ट का ही दूसरा नाम है लोड टेस्ट. सेकेंड वन इज स्विनबर्न्स टेस्ट. थर्ड वन इज हॉपकिंसन्स टेस्ट. हॉपकिंसन्स टेस्ट का ही दूसरा नाम है बैक टू बैक टेस्ट. फोर्थ वन इज योर रिटार्डेशन टेस्ट. एंड फिफ्थ वन इज फील्ड टेस्ट. सो वेरियस मोटर्स के लिए ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेस्टिंग है, एंड विल सी ईच ऑफ देम और ईच ऑफ द मेथड ऑफ टेस्टिंग इन डिटेल. यू सी ब्रेक टेस्ट और लोड टेस्ट. सी ऑलरेडी डायग्राम बना दिए हैं जस्ट टू सेव द टाइम. सी ब्रेक टेस्ट इज बेसिकली अ डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग. डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग कहने का मतलब आप समझते हैं, इट बेसिकली मीन्स मोटर इज डायरेक्टली लोडेड एंड मेड टू रन अंडर अ फुल लोड रेटेड कंडीशन. मीन्स मोटर के हिसाब से मैकेनिकल लोड को डायरेक्टली कपल किया जाता है, एंड जो मैकेनिकल लोड होगा वो रेटेड फुल लोड होगा. सो दैट मोटर इज मेड टू रन अंडर रेटेड फुल लोड कंडीशन. Here in case of brake test में जो है मोटर का शाफ्ट को कपल किया जाता है ब्रेक ड्रम पुली सिस्टम और सिंपली ब्रेक ड्रम सिस्टम से, जिसमें कि पुली होता है, पुली के चारों तरफ बेल्ट होता है, एंड बेल्ट का जो दो एंड होता है वो अटैच्ड होता है दो स्प्रिंग बैलेंसेस से. स्प्रिंग बैलेंसेस का जो दो एंड है वो सपोर्टेड होता है रिजिड सपोर्ट से, और यहाँ पर प्रोविजंस होता है लोडिंग को एडजस्ट करने का. मीन्स बेल्ट को टाइट करके, जो ये पुली के तरफ आपको बेल्ट दिख रहा है रेड कलर से, इसको टाइट करने का प्रोविजन होता है इन दो हैंडल्स की मदद से H1 और H2. सो H1 and H2 here are the belt tightening handles. With the help of these two belt tightening handles, the loading on the pulley can be adjusted, and hence loading on the motor can be adjusted. ओके, सो करना क्या है, मोटर को फुल लोड रेटेड कंडीशन में चलाना है. मींस इन ब्रेक बेल्ट टाइटनिंग हैंडल्स का मदद लेंगे, इनकी मदद से बेल्ट को टाइट करेंगे, उतना सफिशिएंटली टाइट करेंगे सो दैट मोटर जो रन करे वो रेटेड फुल लोड स्पीड पर रन करे. अब रेटेड फुल लोड स्पीड पर रन करने का ही मतलब है कि ये रेटेड फुल लोड को रन कर रहा है, तभी उस कंडीशन में इसका जो स्पीड है रेटेड फुल लोड स्पीड है. ओके, सो ये किसकी मदद से करेंगे, सिंपली बेल्ट टाइटनिंग हैंडल्स की मदद से करेंगे. देखिए यहाँ पर दो स्प्रिंग बैलेंसेस यूज किया जाता है S1 और S2. ये स्प्रिंग बैलेंसेस का जो डिफरेंसेस है, जो डिफरेंस होगा स्प्रिंग बैलेंसेस की रीडिंग का, वो बताएगा क्या, मास इन केजी बताएगा कि टोटल वेट जो लटका हुआ है वो कितना वेट लटका हुआ है किलोग्राम में केजी के टर्म्स में. ओके, ये वेट इस पर क्या लटका हुआ है, यही ब्रेक ड्रम सिस्टम है. ब्रेक ड्रम सिस्टम जो है वही वेट है. अब वेट ड्रिवन कर सकते हैं सिंपली जस्ट बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ द रीडिंग ऑफ S1 एंड S2. जो भी बड़ा होगा उसमें छोटा को घटाएंगे. अब आपको केजी में वेट मालूम है कि कितना लटका हुआ है और कितना हैंग कर रहा है. इसको आप न्यूटन के टर्म्स में डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, जस्ट बाय मल्टीप्लाई द केजी मास और मास इन केजी टू 9.81 वैल्यू
or simply that is what the acceleration due to gravity value. ओके, सो g से मल्टीप्लाई करेंगे मास को, आपको क्या मिलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना वेट लग रहा है। सो आपको वेट मालूम हो जाएगा, वेट मालूम हो जाएगा न्यूटन में। अब न्यूटन में वेट आपको मालूम और रेडियस वेक्टर और सिंपली जो रेडियस ऑफ ये बेल्ट ब्रेक ड्रम सिस्टम है, रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम सिस्टम है, वो भी आपको मालूम होगा। उसको आप मेजर कर लेंगे आइदर बाय द हेल्प ऑफ द थ्रेड और एनी अदर मींस। आप इस रेडियस को मेजर कर लेंगे। सो डाया मेजर करेंगे आप, डाया मेजर करना आसान होगा। डाया मेजर कर लेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। सो रेडियस आपको मालूम हो जाएगा ये ब्रेक ड्रम सिस्टम का, और रेडियस मालूम हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स मालूम, और रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टॉर्क। सो टॉर्क कितना डेवलप करना पड़ेगा ये ब्रेक ड्रम पुली सिस्टम को चलाने के लिए, मींस टॉर्क कितना डेवलप करना पड़ेगा मोटर को टू रन द रेटेड फुल लोड। और फुल्ली लोडेड जब मोटर होगा तब कितना टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा मोटर का, आप डिटरमिन कर लेंगे। सो आउटपुट पावर भी आप मालूम कर लेंगे, टॉर्क मालूम, देन आउटपुट पावर मालूम कि आउटपुट पावर कितना डेवलप करना पड़ेगा मोटर के शाफ्ट को, सिंपली मोटर को टू रन द रेटेड फुल लोड। ओके, सो आउटपुट पावर आप डिटरमिन कर लेंगे, पी आउट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, एंड see torque is equal to force into radius, and that is multiplied by omega here for P output, and see force means weight जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, that is mass into g। mass क्या होगा, difference of spring balances S1 minus S2। I'm considering the reading of S1 is more than the reading of S2। अगर रीडिंग ऑफ S2 ज्यादा होगा देन S2 माइनस S1 करेंगे, सो सिंपली डिफरेंस लिख देंगे, S1 डिफरेंस S2, जो बड़ा होगा उसमें छोटा वैल्यू को घटाएंगे, सो दैट जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव ही है। S1 माइनस S2 और S1 डिफरेंस S2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, यू नो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n by 60, where capital N is the speed in RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ना ये आपको आउटपुट पावर मिल जाएगा। ये सभी डेटा कहां से, ये टेस्टिंग डेटा हो गया। ये N क्या है, रेटेड फुल लोड स्पीड, किसकी मदद से मेजर करेंगे, टैकोमीटर की मदद से मेजर करेंगे। रेडियस आप मेजर कर लेंगे, हाँ, आइदर बाय यूजिंग थ्रेड और विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड स्केल। रेडियस आप मेजर कर लेंगे ब्रेक ड्रम का। नेक्स्ट स्प्रिंग बैलेंसेस का रीडिंग लेना है, एंड जो भी डिफरेंस होगा वही मास में केजी में वेट होगा। केजी वेट मल्टीप्लाई करना है, आप छोड़ दिए, तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड विद व्हाट, जी, और इसी को लिख सकते हैं 9.81 multiplied by S1 difference S2 multiplied by radius multiplied by 2 pi n by 60। so ये रहा आपका क्या, आउटपुट पावर टू बी डेवलप्ड by the motor to run the full load or to run the full load on the motor or put on the motor। आउटपुट पावर मालूम, इनपुट पावर तो आप सप्लाई दे रहे हैं, सी वोल्टमीटर एक लगाएंगे इनपुट साइड में, एमीटर आप लगाएंगे इनपुट साइड में, तेरा वोल्टमीटर और एमीटर का रीडिंग लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इनपुट पावर मालूम हो जाएगा। यहाँ पर इनपुट पावर कितना होगा, दिख रहा है, P इनपुट इज इक्वल टू वोल्टमीटर रीडिंग हियर मल्टीप्लाइड बाय एमीटर रीडिंग। वोल्टमीटर सप्लाई साइड में कनेक्टेड है, अक्रॉस द सप्लाई कनेक्टेड है वोल्टमीटर। सो जैसे ही स्विच को आप क्लोज करेंगे, जो कुछ भी सप्लाई वोल्टेज होगा, देयर इज
what your voltmeter reading, it is what the voltmeter reading is taken for the calculation of P input, and whatever the current drawn by the motor from supply, जो भी करंट मोटर के द्वारा ड्रॉ किया जाएगा और लिया जाएगा सप्लाई से, that is what the ammeter reading, उसको लिख रहे हैं IL से. So you can write V into IL. V into IL क्या हुआ? इनपुट पावर. अब इनपुट पावर मालूम, आउटपुट पावर मालूम, एफिशिएंसी आप डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं. एफिशिएंसी इज इक्वल टू P out by P in is equal to, this is what your per unit efficiency. अगर परसेंटेज एफिशिएंसी डिटरमाइन करना होगा देन क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एट द पॉइंट. सो P आउटपुट आपको मालूम, दिस व्हाट योर P आउटपुट, P इनपुट आपको मालूम, एफिशिएंसी भी क्या कर लेंगे? डिटरमाइन कर लेंगे. So efficiency of the motor can be directly determined here. That is why this particular test is considered as direct test. अब देखिए इस टेस्ट के दौरान जितना भी पावर ये मोटर और मशीन डेवलप करेगा, whatever the output power developed to be developed by this particular motor, the entire power is to be wasted as friction loss between belt and pulley और belt and brake drum system. So जो भी पावर डेवलप करेगा वो किसमें वेस्ट होगा? पूरी तरह से हीट के फॉर्म में वेस्ट होगा, और सिंपली एज ए फ्रिक्शन लॉस बिटवीन, और एज ए फ्रिक्शन is to be wasted in friction loss between belt and pulley system. So whatever the power is taken, entire power is wasted. ये पावर का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, और मोटर जितना ज्यादा रेटिंग का होगा ऑब्वियसली उसका करेस्पॉन्डिंग फुल रेटेड लोड जो है वो ज्यादा होगा. सो ज्यादा पावर डेवलप करेगा. ज्यादा पावर डेवलप करने का मतलब क्या? दैट एंटायर पावर इज टू बी वेस्टेड एज इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो क्या होगा? बेल्ट जलने का चांसेस होगा, और पूरी तरह से पूरा का पूरा पावर जो है वेस्ट हो जाएगा. और वेस्ट होना है इसका क्या मतलब? सी this such test or this particular test is not economical to conduct for larger rating machines. This only limited to comparatively smaller rating DC machines, but not for larger rating DC machines, as the entire output power of machine is to be wasted in friction between what, or to overcome the friction occurring between belt and pulley system, and the entire power is wasted in the form of heat. Okay, so what is the limitation of this particular test? This particular test is limited to conduct or can be conducted only for a small rating DC machine in order to determine strictly the efficiency of the machine. Here the overall temperature rise and also the stray losses or commutation in the machine is not being accounted, or whatever the armature reaction is there, that is not being verified in this particular test. So these are what the drawback of this particular test. Okay, next we'll see another test, that is Swinburne's test. Now you come across Swinburne's test. That is your second method of testing. Already have seen. This is your Swinburne's test. Swinburne's test. See, Swinburne's test is a no load test. Means ये इस टेस्ट को नो लोड कंडीशन में कंडक्ट करना है, इसीलिए इसका नाम है, और इसीलिए इसको बोलते हैं नो लोड टेस्ट. अब जैसा कि बोल रहे हैं ये नो लोड टेस्ट है, मीन्स मोटर या मशीन को नो लोड कंडीशन में रन करना है ड्यूरिंग टेस्टिंग. आप जानते हैं डीसी सीरीज मोटर cannot run or cannot allowed to run at no load condition, because at no load the motor, that is your DC series motor,
can have dangerously high speed. There can be the mechanical failure of the mechanical system of the motor. So it is not permissible or it is not allowed to run the DC series motor under no load condition. और जैसा कि ये Swinburne's test no load test है, so Swinburne test will not be suitable for what? For testing DC series motor. DC series motor के लिए खास टेस्ट सुटेबल नहीं है. प्लीज टू रिमेम्बर. नाउ मीन्स ये जो टेस्ट सुटेबल होगा वो कांस्टेंट फ्लक्स मशीन्स के लिए लाइक योर डीसी शंट मोटर्स, डीसी कंपाउंड मोटर्स के लिए सुटेबल होगा और उन मोटर्स और उन मशीन्स के लिए इस खास टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं just to determine efficiency of the machine. See, in Swinburne's test, first losses is to be determined, and after the knowledge of losses, efficiency is predetermined. So पहले losses को determine करते हैं and after determining losses, efficiency is determined. और टेस्टिंग से जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं उस टेस्टिंग की मदद से बेसिकली हम नो लोड लॉसेस डिटरमिन करते हैं और नो लोड लॉसेस की जानकारी के बाद मशीन में होने वाला ओवरऑल लॉसेस की जानकारी इकट्ठा करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मशीन पैरामीटर्स. जो मशीन के पैरामीटर्स होंगे उनकी मदद से और उनके बेसिस पर ओवरऑल लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं. जस्ट थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते हैं. प्रैक्टिकली जो टेस्टिंग कंडक्ट करके हम डिटरमिन करते हैं, जो पता करते हैं स्विनबर्न्स टेस्ट में, वो नो लोड टेस्ट की ही जानकारी इकट्ठा करते हैं. ओके, थ्योरेटिकली देन हम लॉसेस को डिटरमिन कर लेते हैं, ओवरऑल लॉसेस को डिटरमिन कर लेते हैं किसी भी लोडिंग पर जस्ट बाय यूजिंग द मशीन डेटा और सिंपली द मशीन parameters or the data of the machine parameters. So with the knowledge of losses, the efficiency can be predetermined. Okay, so as this is your no-load test, so you can say not suitable for DC series motors, as DC series motor cannot be allowed to run at no load because of the possibility of dangerously high speed, and suitable for DC shunt and compound motors. Okay. In these tests, losses are determined first, then with the knowledge of losses, efficiency can be predetermined. Okay. Now टेस्ट कंडक्ट करने के लिए जो सर्किट अरेंजमेंट है इस ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन. दिस इज योर आई हैव कंसीडर्ड अ शंट मोटर है. शंट मोटर है, इसको की सप्लाई किया जा रहा है. स्विच को ऑन किया जाएगा. स्विच को जैसे ही ऑन किया जाएगा मोटर विल टेक सप्लाई एंड मोटर इज अलाउड टू रन अंडर नो लोड कंडीशन. कोई भी लोड यहाँ पर इस मोटर के शाफ्ट पर नहीं होगा. मीन्स मोटर को रन करना है एट नो लोड कंडीशन. सो जो कुछ भी करंट लेगा सप्लाई से, दैट इज व्हाट योर IL नॉट. नॉट जो सफिक्स ले रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज जस्ट टू रिप्रेजेंट नो लोड कंडीशन.
Okay, so IL naught is the current drawn by the motor from supply under no load condition. IA naught is the armature current drawn by the motor or motor's armature under no load condition, and ISH is your shunt field winding current. So देखिए power input be equal to what? Output plus losses, P out plus losses. आप जानते हैं इनपुट पावर जो होगा का that is whatever the output power is there plus losses. अब मोटर को जैसा कि नो लोड कंडीशन और नो लोड पर रन करना है, दिस मोटर इज मेड टू रन एट नो लोड कंडीशन. सो व्हाट अबाउट आउटपुट पावर? P out equals to 0. कोई लोड ही नहीं लगा हुआ है तो आउटपुट पावर क्या डेवलप करेगा? नो पावर. हाँ, किस लिए डेवलप करेगा? कोई लोड को रन करने के लिए डेवलप करता है, लेकिन लोड नहीं लगा हुआ है. सो इफेक्टिवली यू कैन से आउटपुट पावर ऑफ दिस मोटर इज 0 अंडर नो लोड कंडीशन. सो हियर you can say, you can see, or here I am writing as motor is made to run at no load, so P out is equal to 0. so P out 0 होगा. अब देखिए P इनपुट को क्या लिखेंगे? 0 प्लस लॉसेस. अब लॉसेस में कांस्टेंट लॉसेस भी आएंगे और वेरिएबल लॉसेस भी आएंगे. सो कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस. शंट फील्ड में होने वाला लॉस को भी कांस्टेंट लॉसेस में ही काउंट करते हैं, पहले ही आप देख चुके हैं. ये सभी एनालिसिस पहले ही कर चुके हैं लॉसेस एंड एफिशिएंसी टॉपिक में, और उस लेक्चर को आप देखेंगे. which losses is considered to be variable losses and which are the losses which are to be considered as constant losses. so आर्मेचर में होने वाला लॉस को वेरिएबल लॉस कंसीडर करेंगे. बाकी जो भी रोटेशनल लॉसेस होंगे, हाँ, शंट फील्ड वाइंडिंग में होने वाला जो लॉसेस होगा उसको कांस्टेंट लॉसेस के ही कैटेगरी में रखेंगे. सो कैन राइट दैट इक्वल टू 0 प्लस कांस्टेंट लॉसेस को लिख रहे हैं WC. C is the suffix to represent constant losses. W is the power consumption to satisfy the constant losses. So WC is the constant losses प्लस वेरिएबल लॉस. वेरिएबल लॉस आर्मेचर में होने वाला लॉस का वेरिएबल लॉस. सो IA नॉट स्क्वायर इनटू RA. RA इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस. आर्मेचर रेजिस्टेंस को RA बोलते हैं. सो दिस इज व्हाट योर P इनपुट. अब P इनपुट को क्या लिख सकते हैं? नो लोड कंडीशन में जब मोटर रन करेगा तो पावर जो लेगा देयर इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वोल्टमीटर रीडिंग एंड द अमीटर रीडिंग. ओके, so you can write, यहाँ लिख रहे हैं, here I am writing P इनपुट को लिखेंगे वोल्टमीटर रीडिंग. let's see this is your V multiplied by IL naught is equal to WC plus IA naught square into RA. अब देखिए यहाँ से कांस्टेंट लॉसेस WC डिटरमाइन कर लेंगे. Constant losses WC is equal to V into IL naught minus of IA naught square RA. So this is how constant losses can be determined by conducting this particular test. देखिए IA naught का वैल्यू कहाँ से पता करेंगे? इस दोनों ammeter रीडिंग का डिफरेंस means IL naught minus ISH. This ammeter reading minus of this ammeter reading is nothing but IA naught. ओके, सो दैट कांस्टेंट लॉसेस आप डिटरमाइन कर लिए. अब कांस्टेंट लॉसेस आपको मालूम हो गया. आप किसी भी लोडिंग पर, किसी भी डिजायर्ड लोड पर आप लॉसेस का एक्सप्रेशन मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. मींस सपोज एट फुल लोड के लिए मशीन के पैरामीटर्स होंगे, मशीन का डेटा होगा. उस डेटा की मदद से आप फुल लोड लॉसेस का एक्सप्रेशन मैथमेटिकली लिख सकते हैं. ओके, अब बात करेंगे
What about efficiency? Efficiency is equal to output power by input power. ओके, मोटर की बात करें, अगर ये मोटर होगा ईटा एम, then C can write P input plus losses by P input. इसका ना आउटपुट पावर को लिखेंगे इनपुट पावर प्लस लॉसेस मोटर के लिए. ओके, उसी तरह अगर जनरेटर होगा, for generator, that is eta z, for generator you can write output power ही इलेक्ट्रिकल टर्म होता है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होता है, so you can write output power by output plus losses is the input power. Okay, so P input for motor at any load और eta at full load मान लेते हैं, eta at full load, eta motor at full load. full load current हम बोल रहे हैं suppose I, IL is the full load current drawn by the motor. eta at full load बोल देते हैं, at full load is equal to input power आप लिखेंगे V into IL प्लस लॉसेस को लिखिए, इस व्हाट योर कांस्टेंट लॉस, लॉसेस आप लिखेंगे यहां से I ये स्क्वायर इंटू आर ए प्लस V इंटू आई एस एच. दिस व्हाट योर लॉसेस plus no load losses. This is your no load losses or simply no load constant losses, WC, divided by input power, that is V into IL. अब WC का वैल्यू आपको मालूम कहां से, स्विन बर्नस टेस्ट से आप वैल्यूज को पुट करेंगे, इस यू कैन डिटरमिन द एफिशिएंसी. अब बोलेंगे IA कहां से मालूम होगा, ISH कहां से मालूम होगा, सुनिए ISH तो मालूम, IL कहां से मालूम होगा, ये सभी मशीन के डेटा से मालूम होगा. IA और IL जो है मशीन के डेटा से मालूम होगा एंड आप थ्योरेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं जस्ट. सो से ये जो आप डिटरमिन कर रहे हैं, दिस एफिशिएंसी may not matches with the actual efficiency. So actual efficiency से ये पर्टिकुलर जो theoretical calculations के तहत आप efficiency कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डिफर कर सकता है और this value may not matches with the actual efficiency of the motor. Okay. Now उसी तरह से जनरेटर के लिए efficiency का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, P output. P output is your V into IL divided by V into IL plus losses. Losses means again you see this is your IA square RA plus V into ISH. This is what your losses. So this is what your generator's efficiency. Again this IL and IA are taken here from the machine data. Okay, one more thing you have to add the constant no load losses WC here also. यहाँ पर जैसे ऐड किए हैं यहाँ भी ऐड करना होगा WC से. So this is how the efficiency of the motor is to be calculated by employing the Swinburne's test.
अब स्विनबर्न टेस्ट के मदद से आप बेसिकली क्या डिटरमाइन किए, आप WC डिटरमाइन किए। WC क्या है एक्चुअली, नो लोड रोटेशनल लॉसेस और सिंपली कांस्टेंट लॉसेस है। एंड कांस्टेंट लॉसेस की जानकारी है आपके पास और नो लोड लॉसेस की जानकारी है आपके पास। अब किसी भी डिजायर्ड लोड पर आप लॉसेस का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं by using the data of the machine or by using machine data you are writing the expression of losses at particular load। अब लॉसेस आप पूरी तरह से लिख पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मींस लॉसेस आप एस्टिमेट कर पा रहे हैं। आपको आउटपुट इनपुट पावर मालूम है मोटर के लिए, वोल्टमीटर का रीडिंग और एमीटर का रीडिंग, इनपुट पावर मालूम, लॉसेस मालूम, देना एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डिजायर्ड लोड पर। सपोज एट x ऑफ फुल लोड रीडिंग करना होता, देन क्या करते, ये x ऑफ IL हो जाता, ये x ऑफ IA का स्क्वायर हो जाता लाइक दिस, ये x ऑफ IL होता लाइक दिस। सो किसी भी डिजायर्ड लोड पर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट बाय हैविंग द नॉलेज ऑफ दिस no load rotational losses which is determined or the knowledge of the no load rotational losses is from the Swinburne test। okay, अब बात करेंगे टेस्ट का एडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक क्या है। the main advantage of this particular test is this is your no load test। जैसा कि आप देख रहे हैं ये no load test है, मतलब मोटर का रेटिंग कुछ भी हो, हाँ, इवन ऑफ लार्जर रेटिंग मशीन और मोटर, वेरी स्मॉल पावर इज टू बी टेकन फ्रॉम द सप्लाई जस्ट टू सेटिस्फाई व्हाट, जस्ट टू सेटिस्फाई नो लोड लॉसेस इन द मशीन और नो लोड रोटेशनल लॉसेस इन द मशीन। जस्ट नो लोड लॉसेस को सेटिस्फाई करने के लिए इतना पावर लगेगा, देयर इज अ वेरी small amount of power or few amount of power is only required just to satisfy the no load losses in the machine। कहने का मतलब आप लेबोरेटरी में ही स्विनबर्न टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी लार्ज रेटिंग मशीनरी के लिए, और इवन फॉर लार्जर रेटिंग मशीनरी दिस पर्टिकुलर टेस्ट कैन बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन एफिशिएंसी। और इस खास मेथड से कर क्या रहे हैं, किसी भी डिजायर्ड लोड पर आप एफिशिएंसी थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखेंगे, इस टेस्ट की मदद से जो आप डेटा पाए, जो आप डेटा कैलकुलेट किए, दैट इज व्हाट, दैट इज द नो लोड रोटेशनल लॉसेस। नो लोड रोटेशनल लॉसेस की जानकारी होगा टेस्ट कंडक्ट करके, एंड इसकी जानकारी के बाद आप किसी भी डिजायर्ड लोड पर ओवरऑल लॉसेस का एक्सप्रेशन मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मींस ओवरऑल लॉसेस की जानकारी आपके पास अवेलेबल होगा। इनपुट पावर मालूम है मोटर के लिए, जनरेटर के लिए उसी तरह आउटपुट पावर मालूम है, देना आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ओके, सो दिस इज व्हाट द स्विनबर्न टेस्ट। देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है, देखिए ये स्विनबर्न टेस्ट जो है, इसके तहत जो एफिशिएंसी और इस टेस्ट की मदद से जो एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी लोडिंग पर, इट विल नेवर मैच विद एक्चुअल एफिशिएंसी। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको नहीं पता चलता है, जस्ट आप मैथमेटिकली लिख दिए एक्सप्रेशन कि एक्चुअली वही लॉसेस होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ आर्मेचर करंट फ्लो करेगा फुल लोड कंडीशन में, ये आपको मालूम नहीं, आप जस्ट मैथमेटिकली यहां लिख रहे हैं। सो आप बोल सकते हैं दिस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल एफिशिएंसी मे नॉट मैचेस विद द एक्चुअल एफिशिएंसी, मींस एक्चुअल परफॉर्मेंस की जानकारी आप नहीं पता कर पाएंगे इस पर्टिकुलर इस खास टेस्ट की मदद से। और दूसरी बात, इस टेस्ट में you don't have accounted the stray load losses, you don't have verified the rise in temperature की मोटर और मशीन जब लोडेड होगा, जब एक्चुअल लोड सब्जेक्ट किया जाएगा, और when motor is subjected to actual load or machine is subjected to actual load,
हाउ मच टेम्परेचर राइज वुड अकर देयर, कितना टेम्परेचर का राइज होगा यहाँ मालूम कर पाएंगे क्या? नहीं, अब एक्चुअली में लोड लगा ही नहीं और सिंपली मोटर को नो लोड कंडीशन में ही रन किए और आप नो लोड रोटेशनल लॉसेस डिटरमिन किए हैं। ओके, सो आप टेम्परेचर राइज का वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, सिंपली कहें एक्चुअल परफॉर्मेंस का नॉलेज यहाँ से नहीं मिलेगा। दिस व्हाट द ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। दिस इज योर नो लोड टेस्ट and cannot be conducted for DC series motor and can be conducted only for DC shunt and compound motor. Remember please, what is the advantage? It can be conducted even for larger rating machine as very small amount of power is required to be satisfied or required to conduct the test. Reason is as it is a no load test. Okay, next we'll see Hopkinson's test or regenerative test. Say in today's session we will see one of the important tests to be conducted to know the performance of DC machine, that is Hopkinson's test. Say already I have written and already I have drawn the circular diagram for conducting the Hopkinson's test. See, another name of this Hopkinson's test is back-to-back test. So I'm writing here, it's your back test, or another name is also is regenerative test. Okay, see, this particular test requires two identical DC machines. Hopkinson's टेस्ट कंडक्ट करने के लिए दो आइडेंटिकल DC machines की जरूरत होती है, and these two DC machines are to be electrically as well as mechanically coupled to each other. Means the two machines steady running condition are to be electrically connected as well as mechanically coupled to each other. Means whatever the output of one of the machine, that would act as input of other machine. See, between the two machines, इन दो machines में से एक मशीन हमेशा जनरेटर की तरह काम करता है और दूसरा मशीन मोटर की तरह काम करता है। मीन्स one of the two machine is acting as generator and the other machine is acting as motor at the same time. Means whatever the output of the motor, whatever the mechanical output of the motor, that would act as the prime mover input for the generator, and whatever the electrical output of generator or the generated voltage generated power of generator, that would be means that would be given to the, or that would be given as input to the motor. So both the machines will exchange power to each other. Means दोनों मशीन एक दूसरे का पावर को एक्सचेंज करेंगे. Means whatever the internal losses occurring in the two machines, that is supposed to be supplied from source only. जो कुछ भी आउटपुट पावर है एक मशीन का, वो दूसरे मशीन का इनपुट पावर है. कहने का मतलब अब मशीन में होने वाला जो लॉसेस होगा, पर्टिकुलरली जो इंटरनल लॉसेस होगा, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो पावर ड्रॉ करेंगे दोनों मशीन, वो कहां से ड्रॉ करेंगे? सप्लाई से ड्रॉ करेंगे. मीन्स वट एवर द internal losses occurring in the two machines, that is supposed to be supplied from the DC supply or DC mains only. Means supply here would only satisfy the losses occurring in the two machines. Okay, now see we have here two DC shunt machines are considered and the two machines are mechanically coupled to each other. ये दोनों मशीन जो है mechanically coupled है with the help of the mechanical coupler. एक मशीन जो है वो मोटर की तरह काम कर रहा है, पहले ही लिख दिए हैं. ये खास मशीन मोटर की तरह काम करेगा और ये खास मशीन जनरेटर की तरह काम करेगा. ऑल्दो जनरेटर और मोटर की तरह काम करने के लिए रिक्वायरमेंट होगा कि उसका जो फील्ड फ्लक्स है
और particularly अगर machine one of the machine is to be act as generator, the corresponding field flux should be greater than the other, and the machine which is to be acting as motor, the corresponding field flux should be lesser than the other. ऐसा क्यों आप पूरे एनालिसिस में आप समझेंगे। देखिए, when the machine is being supplied from source, means जब सप्लाई देते हैं, when supply is given, motor starts to rotate. मोटर जो है, मोटर का शाफ्ट घूमना शुरू होगा। Now, whatever the speed of the motor, at the same speed generator will also rotate, or the generator shaft or armature would also rotate. क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है mechanically coupled हैं. So when supply is given, motor starts to rotate and its speed is to be adjusted to its rated speed value. So मोटर का शाफ्ट घूमना शुरू होगा जैसे सप्लाई देंगे, इसका स्पीड को एडजस्ट करेंगे कि ये रन करे रेटेड स्पीड पर, अपना रेटेड स्पीड के वैल्यू पर रन करे। अब जिस स्पीड पर मोटर रन करेगा उसी स्पीड पर जनरेटर भी रन करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो मैकेनिकली कपल हैं एक दूसरे से। ओके, नाउ जनरेटर के फील्ड को मींस फील्ड के रेगुलेटर को एडजस्ट करेंगे। क्या करने के लिए? इसके फील्ड फ्लक्स को वेरी करने के लिए, मींस ISH को वेरी करने के लिए इसके रेगुलेटर को एडजस्ट करेंगे। दिस इज व्हाट द रेगुलेटर मींस एक रियोस्टेट लगा हुआ है सीरीज शंट फील्ड वाइंडिंग ऑफ जनरेटर के सीरीज में। इस रियोस्टेट को एडजस्ट करेंगे क्या करने के लिए? ISH को एडजस्ट करने के लिए। ISHG एडजस्ट होना मतलब क्या? शंट फील्ड करंट ऑफ जनरेटर एडजस्ट होना, मींस वेरी कराना। अब ISHG means shunt field current of generator if vary then corresponding field flux will also vary. So generator का field flux जो है वो वेरी करेंगे। अब जनरेटर का फील्ड फ्लक्स वेरी करने से होगा क्या? तो जनरेटेड वोल्टेज होगा जनरेटर का वो एडजस्ट होगा। ओके, यू नो जनरेटर वोल्टेज EG और सिंपली यू से आर्मेचर वोल्टेज EA is proportional to n into phi। बताइए, स्पीड मोटर का और जनरेटर का तो हमेशा सेम होना क्योंकि दोनों मैकेनिकली कपल्ड हैं, स्पीड सेम होना है। अब जिसका भी फ्लक्स ज्यादा होगा उसका आर्मेचर जनरेटेड वोल्टेज जो है वो ज्यादा होगा। ओके, सो कर क्या रहे हैं? फील्ड फ्लक्स, जनरेटर के फील्ड फ्लक्स को एडजस्ट कर रहे हैं सो दैट the voltage the terminal voltage of generator can be made equal to terminal voltage of motor। means मोटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है और जैसे जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बराबर हो जाए मोटर का टर्मिनल वोल्टेज का, so that VAB can be equal to 0। ओके, VAB means ये जो AB पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट किए हैं और नोट किए हैं, AB पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 हो जाए। AB पोटेंशियल 0 आप कैसे करेंगे? बाय एडजस्टिंग द फील्ड फ्लक्स ऑफ जनरेटर व्हिच इज डन जस्ट बाय एडजस्टिंग द फील्ड रेगुलेटर ऑफ जनरेटर। ओके, जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ, VAB पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, मींस वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा? 0 होगा। एज सून एज वोल्टमीटर रीड्स 0 रीडिंग और gives 0 reading, switch is to be closed। इस स्विच को क्लोज कर देंगे। and under this condition the terminal voltage of generator and terminal voltage of motor are same in magnitude as well as same in polarity, so that VAB equals to 0। there will be no chances of any circulating current, and which is the required condition for paralleling one of the device to other device।
सो अब क्या है, जैसे ही स्विच को क्लोज किए, अब ये जनरेटर का आर्मेचर और मोटर का आर्मेचर दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल में और एक दूसरे के अक्रॉस कनेक्टेड हो गया। मींस नाउ जनरेटर एंड मोटर आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू ईच अदर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एस। स्विच एस को क्लोज कब करेंगे, वोल्टमीटर का रीडिंग जब जीरो होगा। वोल्टमीटर का जीरो रीडिंग कैसे पाएंगे, बाय एडजस्टिंग द फील्ड फ्लक्स ऑफ जनरेटर। एंड फील्ड फ्लक्स ऑफ जनरेटर आप कैसे एडजस्ट करेंगे, बाय एडजस्टिंग द फील्ड रेगुलेटर ऑफ जनरेटर। ओके, ना काम किए ना, से अंडर दिस कंडीशन the moment you are closing the switch, these two machines are become electrically connected to each other. What would be the power being exchanged from one machine to other machine? अरे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अगर जनरेटर का टर्मिनल का और मोटर का टर्मिनल का, देन कोई पावर का एक्सचेंज होगा क्या? नो पावर वुड बी एक्सचेंजेड, सॉरी नो पावर वुड बी एक्सचेंज्ड from one machine to other machine. And at this condition the two machines are said to be floating on bus bar. So as they would not exchange any power from one machine to other machine, the two machines would be said as they are floating on bus bar. Means they are not exchanging, just they are electrically connected to each other. मीन्स पावर फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, सोर्स से लोड तक और वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पावर फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वोल्टमीटर का रीडिंग जीरो जिस समय होगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जनरेटर का टर्मिनल और मोटर का टर्मिनल के बीच में जीरो है। मीन्स इस सिचुएशन में कोई पावर का फ्लो एक मशीन से दूसरे मशीन में नहीं होगा। ओके, ना से द field resistance or simply field current of generator is to be strengthened and field current of motor is to be weakened simultaneously. आप क्या करेंगे, स्विच को क्लोज करने के बाद जनरेटर के फील्ड फ्लक्स को स्ट्रेंथेन करना है, बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ाएंगे, जस्ट बाय एडजस्टिंग द फील्ड रेगुलेटर एंड उसी समय में मोटर के फील्ड फ्लक्स को घटाना है। ये भी कैसे करेंगे, जस्ट बाय एडजस्टिंग द फील्ड रेगुलेटर ऑफ मोटर। ओके, ऐसा करने से होगा क्या, ईजी जो है और ईएजीयू से आर्मेचर डेवलप्ड वोल्टेज ऑफ जनरेटर वुड बिकम ग्रेटर देन ईएएम। armature developed voltage in motor, that is what called back EMF. So EG become greater than EB. ऐसा करने से मीन्स दोनों सेम स्पीड पर रन कर रहे हैं, जिस मशीन का भी फील्ड फ्लक्स ज्यादा होगा उसका आर्मेचर जनरेटेड वोल्टेज ज्यादा होगा। सो आर्मेचर जनरेटेड वोल्टेज जनरेटर का ज्यादा रन है, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका फील्ड फ्लक्स को स्ट्रेंथेन करना पड़ेगा जनरेटर का, और मोटर का फील्ड फ्लक्स को वीकेन करना पड़ेगा। ऐसा ही करते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ द करेस्पॉन्डिंग फील्ड रेगुलेटर। ओके, नाउ अब क्या होगा, इसका जनरेटर वोल्टेज ज्यादा है इससे, मींस देयर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस created between the two. Now there will be the exchange of power from generator to motor. Now generator जो है वो सप्लाई करने लगेगा पावर एंड करंट की बात करें तो जनरेटर जो है जनरेटर का करेस्पॉन्डिंग आर्मेचर करंट जो है IAC होगा, जो कि इस खास डायरेक्शन में होगा, दैट इज इंडिकेटेड हियर। हाँ, मोटर की तरफ होगा, मींस पावर का फ्लो जनरेटर से मोटर की ओर जाएगा। उसी तरह मोटर जो है वो पावर क्या करेगा, वो ड्रॉ करेगा। सो करंट का डायरेक्शन मोटर का इस खास डायरेक्शन में होगा, दैट इज इंडिकेटेड हियर IAM। ओके, सो नाउ जनरेटर इज the generator's output, electrical output is being transferred to or is given to
or given as input to the motor, and whatever the mechanical output of this motor is given as input to the generator. So they are now exchanging the power of one another. अब क्या कर रहे हैं, मोटर और जनरेटर एक दूसरे का पावर एक्सचेंज कर रहे हैं. नाउ यू सी, अगर ये एक्सचेंज कर रहे हैं मतलब दोनों मशीन का जो कुछ भी आउटपुट पावर है एक दूसरे को दे रहा है. अब मोटर के आउट मीन्स दोनों मशीन में आउटपुट पावर के साथ साथ मशीन में लॉसेस भी तो हैं. सो लॉसेस इज सपोज टू बी सप्लाइड फ्रॉम वेयर, मीन्स लॉसेस को कौन सप्लाई करेगा, कौन सेटिस्फाई करेगा, लॉसेस को ओवरकम करने के लिए पावर कहां से आएगा. ओके, दैट इज सपोज टू बी सप्लाइड फ्रॉम सोर्स ओनली. जो कुछ भी दोनों मशीन में लॉसेस होंगे वो सोर्स ही तो सप्लाई करेगा, बिकॉज इसका आउटपुट पावर जो है, इसका जो आउटपुट पावर है मींस मोटर का आउटपुट पावर जनरेटर का इनपुट पावर है, जनरेटर का आउटपुट पावर मोटर का इनपुट पावर है. लेकिन लॉसेस मींस मोटर जो है जनरेटर का लॉसेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जनरेटर जो है मोटर में होने वाले लॉसेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. से the losses occurring in both the machines in this particular test is being supplied or it's supposed to be supplied from source only. ये source ही supply करेगा. Okay, so now you see what is the power under or what is the power that is supplied from source. The power supplied from source is nothing but to satisfy losses in both the machines. So mathematical analysis कर रहे हैं. Let's see please. Power input means power input from source or power taken from supply is equal to losses in both machines. मीन सप्लाई से लिया जाने वाला जो पावर होगा ओनली क्या करने के लिए लिया जाएगा, जस्ट टू सेटिस्फाई लॉसेस इन बोथ द मशीन्स. दोनों मशीन में होने वाले लॉसेस को ही सेटिस्फाई करने के लिए होगा. मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर वुड बी रिक्वायर्ड इवन मशीन का रेटिंग लार्जर हो. very small amount of power is required to be supplied from source. So this particular test have the advantage also. यही ये advantage भी होगा कि मशीन का रेटिंग लार्जर भी हो, the power to be supplied from source is very small. That is only to satisfy losses occurring in both the machines. But the losses can write the expression. Expression लिखेंगे. It is your variable losses plus constant losses. वेरिएबल लॉसेस में लिखेंगे IAM स्क्वायर इंटू RA. देखिए दोनों का आर्मेचर रेजिस्टेंस तो बराबर आइडेंटिकल मशीन्स है, प्लस IAG स्क्वायर RA, और फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन राइट RAM RAG. ठीक है, बट RAM और RAG बराबर होगा, ये बात आप ध्यान रखिए. अब कांस्टेंट लॉसेस की बात करिए. कांस्टेंट लॉसेस में आपका आएगा नो लोड रोटेशनल लॉसेस, देन आयरन लॉसेस. सुनो, एंड दीज टू लॉसेस देयर इज मैकेनिकल लॉसेस एंड आयरन लॉसेस आर combinedly called what? Stray losses. So you can say plus stray loss. That is mechanical losses, no load constant means simply core losses plus mechanical losses. That is what your stray load loss or stray losses. So this is what your loss. Now P input equal to what? You can write P input is equal to, यहाँ से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं V into IL naught. देखिए ये स्टार्टर है, पर आप गौर करिएगा ये नहीं समझिएगा कि ये सर्किट ब्रेक है, नहीं, ये 3 पॉइंट स्टार्टर है. ओनली बॉक्स बना दिए हैं. हाँ, 3 पॉइंट स्टार्टर में ये 3 टर्मिनल होंगे, L F A, L फॉर लाइन, F फॉर फील्ड, A फॉर
armature. Okay, so you can write input power that is equal to V into IL naught. You say IL naught is equal to IL naught कहाँ से लेंगे? इस एमीटर का रीडिंग IL naught, इस वोल्टमीटर का रीडिंग V is equal to IAM square RAM plus IAG square plus RAG plus WS. WS is the total stray loss or a stray loss in both the machines. Now see, a stray loss also accounts what? This field losses also. Field losses को भी इसी में कंसिडर किए हैं. नेक्स्ट स्ट्रे लॉस की बात करें, WS इज इक्वल टू VIL naught माइनस ऑफ IAM square RAM माइनस ऑफ IAG square RAG. ये रहा स्ट्रे लॉसेस इन बोथ द मशीन्स. स्ट्रे लॉसेस में क्या क्या है? No load mechanical losses, then iron losses in both the machines, and also we have considered constant shunt field losses. Okay, under no load condition. Now WS आप determine कर लिए. After knowing the total stray load loss, its efficiency is to be determined. इस टेस्ट में के तहत करते ही क्या है? टोटल स्ट्रे लोड लॉस डिटरमिन करते हैं, एंड स्ट्रे लोड लॉस डिटरमिन करने के बाद स्ट्रे लॉस को इक्वली डिवाइड करते हैं. दैट इज व्हाट द कंसेप्शन, दैट इज व्हाट द अजम्पशन टू बी फॉलोड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ एफिशिएंसी. स्ट्रे लॉस को डिटरमिन करने के बाद स्ट्रे लॉस को इक्वली डिवाइड करते हैं दोनों मशीन में. अब दोनों मशीन में इक्वली डिवाइड करते हैं स्ट्रे लॉसेस को, देन एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं जस्ट बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर. So see please how to calculate efficiency for the machine. The machine is suppose generator. Machine अगर generator होगा then eta G is equal to P out by P in. Okay, before that see please, this is what the total stray loss occurring in both the machines. ये दोनों मशीन में होने वाला स्ट्रे लॉस. स्ट्रे लॉस, टोटल स्ट्रे लॉस इज टू बी इक्वली डिवाइडेड टू डिटरमाइन एफिशिएंसी. मींस स्ट्रे लॉस, ये बात पहले लेंगे, स्ट्रे लॉस इन ईच मशीन इज इक्वल टू व्हाट? WS/2. WS/2 होगा हर एक मशीन में होने वाला स्ट्रे लॉस. Okay, now you come across eta G, P out by P. What is P out? Is V into IAG. This is your P out. Output power of generator. P in is output power plus losses. So V into IAG plus losses. Losses की बात करते हैं. That is IAG square variable loss into RAC plus fill loss. That is देखिए ये जो field winding है इतनी across the supply है, so V into can write ISHG. This is your fill loss plus stray load loss, stray loss by 2. अब WS का वैल्यू आपको पहले से मालूम है. ये कहां से आपको मालूम हुआ? इस हॉपकिंसन टेस्ट से मालूम हुआ. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी इफ द मशीन मींस फॉर जनरेटर. नाउ मोटर की बात करें, फॉर मोटर के लिए लिख रहे हैं इसी तरह से eta m is equal to 1 minus losses by input. Can write or not? Okay, yes you can write.
देखिए आप जानते हैं ईटा इज इक्वल टू पी आउट बाई पी इन। सी को लिख सकते हैं मोटर के लिए दैट इज पी इनपुट माइनस लॉसेस बाई पी इनपुट दैट इज इक्वल टू 1 माइनस लॉसेस बाई पी इनपुट दैट इज फॉर मोटर। बिकॉज इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के टर्म में लिखना है आउटपुट पावर जो होता है मोटर का वो मैकेनिकल होता है। सो आउटपुट पावर के टर्म में एफिशिएंसी नहीं कैलकुलेट करते हैं, इनपुट पावर के टर्म में एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं बिकॉज इनपुट पावर जो है इलेक्ट्रिकल टर्म होता है। नेक्स्ट सी 1 माइनस लॉसेस को लिखेंगे मोटर के लिए। देखिए मोटर के लिए वेरिएबल लॉस लिखेंगे IAM स्क्वायर इंटू RAM प्लस what about your fill loss V into IF और SH लिखे हैं तो SH लिखते हैं ISH M शंट फील्ड करंट फॉर मोटर प्लस WS by 2 that is what the total loss motor divided by input। input क्या मोटर के लिए V into IL naught V into IL naught। अब IL naught कितना है IL naught is equal to under steady condition IL naught is equal to IAM plus IAG। सो इसी को आप लिख सकते हैं फर्दर V into IAM plus IAG। okay so this is what the expression for efficiency of motor is calculated by calculating or determining the stray loss in both the machine with the Hopkinson's test। now इस टेस्ट के तहत आप देखें मोटर के मींस मोटर जो है फुल लोड कंडीशन में काम कर रहा है। मोटर के लिए जो लोड है वो जनरेटर है, जनरेटर के लिए जो लोड है वो मोटर है। So both the machines are operating at its full load condition and whatever the losses occurring in both the machines that is only to be supplied from the source, otherwise the remaining you can say both the machines are exchanging their power। दोनों मशीन एक दूसरे का पावर क्या कर रहा है एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन क्या लॉसेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लॉसेस को सेटिस्फाई करने के लिए सप्लाई का पावर का रिक्वायरमेंट होगा देयर इज ऑब्वियसली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर इन कंपैरिजन टू देयर रेटिंग्स। सो रेटिंग के कंपैरिजन में जो सप्लाई से पावर का डिमांड होगा दोनों मशीन के लिए वो बहुत कम होगा, वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। ओके सो ये बात आपको समझना है ना। अब बात करेंगे इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये पहला एडवांटेज होगा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर इज required to be supplied from source। so this particular test is even economical for conducting for conducting the test for even a larger rating machine। so now here as the machine is as the two machines are conducted at the rated condition, so you can determine the actual temperature rise, you can verify the actual temperature rise and also commutation can be verified here। commutation के दौरान कितना स्पार्किंग होता है, देन ब्रशेस टोलरेट कर रहे हैं या नहीं करंट को। okay so everything can be verified here, that is commutation can be verified, then simply stray losses is also counted here, stray losses also counted here, rise in temperature is verified, so everything is verified here। so this particular test is having these advantages। now अगर ड्रॉबैक की बात करें तो पहला ड्रॉबैक है दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज costlier on the basis that two identical machines are required।
कंडक्ट करना है, सपोज परफॉर्मेंस एक मशीन का देखना है, आपको दो मशीन का रिक्वायरमेंट होगा, दोनों आइडेंटिकल मशीन का रिक्वायरमेंट होगा। दैट इज व्हाट अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। ओके, दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रे लॉस को आप इक्वली डिवाइड कर दिए। एफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए स्ट्रे लॉस को क्या किए, इक्वली डिवाइड कर दिए। मींस माने जो कुछ भी स्ट्रे लॉस होगा एक मशीन में, दूसरे मशीन में भी उतना ही स्ट्रे लॉस होगा। सो WS अगर टोटल स्ट्रे लॉस है तो एक मशीन का एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में उसमें जो स्ट्रे लॉस आप कंसीडर किए वो WS/2 मींस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रे लॉस को कंसीडर किए। दैट इज करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, ये अजम्पशन जो है वो करेक्ट नहीं है। बिकॉज ऐसा कभी संभव नहीं है कि दोनों में सेम स्ट्रे लॉस होगा, और ओवरऑल लॉसेस की भी बात करें तो दोनों में सेम ओवरऑल लॉसेस नहीं हो सकता है। सी इसमें जो जनरेटर का जो फील्ड लॉसेस है ऑब्वियसली मोटर के फील्ड लॉसेस से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फील्ड करंट है और जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट हायर फील्ड फ्लक्स एंड मोटर इज ऑपरेटिंग एट लोअर फील्ड फ्लक्स, तभी तो इसका Eg जो है ज्यादा है, इसका Eb से, मोटर का Eb से, तभी तो पावर का फ्लो जनरेटर से मोटर की तरफ होगा। ओके, सो अगर ISG ज्यादा है ISHM से देन ऑब्वियसली ये जो लॉसेस है V इंटू ISHG और V इंटू ISHM, इसमें अगर कंपैरिजन करें देन ये क्या होगा, V इंटू ISHG ज्यादा होगा V इंटू ISHM से। कहने का मतलब जो जनरेटर के फील्ड में होने वाला लॉसेस है वो ज्यादा होगा मोटर के फील्ड में होने वाले लॉसेस से। ओके, व्हाट अबाउट कोर लॉस? कोर लॉस की बात करें, इसमें इसका जो फील्ड फ्लक्स है, जनरेटर का फील्ड फ्लक्स ज्यादा है मोटर के फील्ड फ्लक्स से, तो करेस्पॉन्डिंग कोर लॉसेस भी जो होगा जनरेटर में वो ज्यादा होगा। हाँ, करेस्पॉन्डिंग कोर लॉसेस ज्यादा होगा जनरेटर का जो करेस्पॉन्डिंग कोर लॉसेस है वो ज्यादा होगा मोटर का करेस्पॉन्डिंग कोर लॉसेस से। ओके, व्हाट अबाउट आर्मेचर लॉस? सी प्लीज, आर्मेचर करंट IAM जो है वो है IL0 प्लस IAG, मींस आर्मेचर करंट ऑफ मोटर इज मच मोर देन द आर्मेचर करंट ऑफ जनरेटर। दोनों मशीन आइडेंटिकल है, दोनों का RA सेम होगा, तो लॉसेस किसमें ज्यादा? आर्मेचर लॉसेस की बात करें देना मोटर में होने वाला आर्मेचर लॉस जो है वो कहीं बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दैट इन केस ऑफ द जनरेटर। ओके, सो लॉसेस सब बराबर नहीं है देना आप स्ट्रे लॉस को ही कैसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं? सो दिस पर्टिकुलर अजम्पशन इज रॉन्ग अजम्पशन। सिंपली ये रॉन्ग अजम्पशन है, ये गलत अजम्पशन है, क्योंकि जस्ट कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करते हैं, और दिस इज फॉर द कंसीडरेशन टू बी टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी इन होपकिंसंस टेस्ट। सो अजम्पशन ही गलत है, ये कंसीडरेशन ही गलत है, ये बहुत सही नहीं है। तो ये जो एफिशिएंसी आप कैलकुलेट करेंगे ये क्या एक्यूरेट एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे? क्या एक्यूरेट एफिशिएंसी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑल्दो इसका एडवांटेजेस हैं क्या क्या, इसमें आप टेम्परेचर राइज का वेरिफिकेशन कर पाए, इवन कम्यूटेशन आप वेरीफाई कर पाए, देन ब्रशेस का रेटिंग्स को वेरीफाई कर पाए, इवन स्ट्रे लॉसेस को कंसीडर किए हैं। सो स्ट्रे लॉसेस आर अकाउंटेड हियर, देन द पावर required to conduct this test is very small, so even it is economical even to conduct for large rating machines. These are advantages, but the two drawbacks are there. One is what? One is your two identical machines are required, so in this particular sense this is costlier to conduct, and second one is what? Stray losses are equally divided, which is a wrong assumption. वो assumption सही नहीं है, और उसी के चलते जो एफिशिएंसी आएगा वो एक्चुअल एफिशिएंसी से मैच नहीं करेगा किसी भी लोडिंग पर। So the calculated efficiency is not a very accurate efficiency. So this is what the points you have to remember for Hopkinson's test. से लास्ट लेक्चर में आप देखें टेस्टिंग ऑफ DC machine. And in that particular lecture we have seen
several methods, and among those methods of testing of DC machine, you have seen three methods, namely brake test, Swinburne's test, and Hopkinson's test. Okay, you have seen in detail everything for these three tests. The remaining test you will see in this particular session only, and those tests are retardation test and field test. Okay, now see please retardation test. Already I have written, and the corresponding diagram for the motor connection is drawn just to save time here. So see, this particular test is a no load test. So this is your no load test, means motor is to be run at no load condition. This particular test would be then suitable only for shunt and compound motors, and would not be suitable for DC series motor. ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं. नो लोड टेस्ट अगर है, मीन्स मोटर को नो लोड कंडीशन में ही रन करना है ना. डीसी सीरीज मोटर के केस में आप जानते हैं कि डीसी सीरीज मोटर नो लोड कंडीशन में रन नहीं कराया जा सकता है, और इट इज नॉट अलाउएबल टू रन द डीसी सीरीज मोटर अंडर नो लोड कंडीशन. Why? Because just to have due to the reason that there can be the chances of the dangerously high speed at no load condition because of its characteristics of DC series motor. Okay, so this particular test will not be suitable for DC सीरीज मोटर. ये DC सीरीज मोटर के लिए सुटेबल टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि DC सीरीज मोटर को नो लोड कंडीशन पर रन नहीं कराया जा सकता है. कारण आप जानते हैं, अगर DC सीरीज मोटर को नो लोड कंडीशन में रन कराया जाएगा और विदाउट एनी लोड के कंडीशन में रन कराया जाएगा, then simply it would run at dangerously high speed, and there can be the mechanical failure of the entire machine. Okay, so ये रिटार्डेशन टेस्ट और रनिंग डाउन टेस्ट इसी का दूसरा नाम है. कि ये टेस्ट सुटेबल होगा कांस्टेंट फ्लक्स मशीन्स के लिए, और यू कैन से दिस टेस्ट कैन बी सुटेबल फॉर डीसी शंट मोटर एंड डीसी शंट मशीन एंड डीसी कंपाउंड मशीन. ओके, नाउ इस टेस्ट में करते क्या है? इस टेस्ट में फील्ड वाइंडिंग को सेपरेटली एक्साइट करते हैं. अगर ये शंट मोटर है और शंट मशीन है, देन उसके फील्ड वाइंडिंग को सेपरेटली एक्साइट कर रहे हैं. ना इस टेस्ट में करते क्या है देखिए. डीसी शंट मोटर है जिसको कि डीसी मेंस और डीसी बस से कनेक्ट किए हैं with the help of switch. There is a voltmeter which measures the voltage across armature, and ammeter which constantly measures the current flowing through field winding. Okay, when the supply is given, the switch को close किया जाएगा. Supply is given to armature, field is already excited. Okay, no switch is given in series to the field winding, so field is always in excitation, और field winding के थ्रू हमेशा जो है करंट फ्लो करेगा जब तक ये सप्लाई होगा. ओके, देन जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे मोटर चलना शुरू होगा. मोटर विल स्टार्ट टू रन, एंड मोटर इज अलाउड टू रन at a rated speed or even above the rated speed. मोटर को रन कराएंगे और मोटर को रन होने देंगे at rated speed or even beyond the rated speed. ओके, मोटर का स्पीड जैसे ही रेटेड या बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू को रीच कर गया, देन स्विच को ऑफ कर देंगे. यू हैव टू ऑफ द स्विच. सो स्विच को ऑफ कर देंगे, देन होगा क्या? मोटर का स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगेगा, समय के साथ घटेगा. यू हैव टू नोट डाउन द डिक्रीमेंट इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आपको ये नोट करते जाना है कि समय के साथ किस तरह से स्पीड डिक्रीज हो रहा है. स्पीड को आप लगातार मेजर करेंगे एक टैकोमीटर की मदद से,
एंड टाइमर रखेंगे और सिंपली नॉर्मल वाच से भी आप टाइम को नोट कर सकते हैं। सो समय के साथ स्पीड कैसे घट रहा है इसको आप नोट डाउन करेंगे। ओके, सो आपके पास डेटा होगा स्पीड और टाइम का। ओके, सो दैट यू कैन एबल टू रिमेन द रेट ऑफ फॉल ऑफ स्पीड आफ्टर ओपनिंग द स्विच इज see when the switch is off or when the switch is opened, the motor will continue to run. मोटर जो रन कर रहा है मीन्स भी कंटिन्यूसली रन कर रहा है, दैट इज ओनली ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इट। क्यों रन कर रहा था? इसमें एनर्जी था, मोटर में एनर्जी था, दैट इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ओके, सो अगर ये काइनेटिक एनर्जी के चलते ही ये रन कर रहा है, मीन्स अब स्पीड घट रहा है, मीन्स देयर वुड बी द रेट ऑफ फॉल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? मीन्स there is a rate of the decrement of the kinetic energy in it, and the rate of fall of kinetic energy will be simply dissipated as what? friction and windage losses। ये जो स्लो डाउन हो रहा है स्पीड, पर्टिकुलरली किस चलते हो रहा है? जस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस के चलते और सिंपली कैन से नो लोड रोटेशनल लॉसेस के चलते ही फॉल हो रहा है स्पीड में। ओके, सो जो रेट ऑफ फॉल ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा वो बराबर किसका होगा? दैट इज इक्वल टू द amount of power dissipated to satisfy friction and windage losses or to overcome the friction and windage losses। so ये बात आप कह सकते हैं rate of fall of kinetic energy will be equal to the no load rotational losses or simply you can say friction and windage losses or as a whole you can say simply stray losses। so जो stray loss होगा उसके बराबर होगा क्या? rate of fall of kinetic energy। stray loss में इंक्लूड कर दिए रोटेशनल लॉसेस प्लस कांस्टेंट लॉसेस आल्सो। now so you can write rate of fall of kinetic energy equals to a stray losses or total stray losses। देखिए इसमें रोटेशनल लॉसेस के साथ साथ अदर कांस्टेंट लॉसेस लाइक फील्ड लॉसेस को भी इंक्लूड कर रहा है स्ट्रे लॉसेस में। सो स्ट्रे लॉस अगर WS की बात करें तो कितना होगा? रेट ऑफ फॉल को रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली क्या? रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशियल से टाइम रेट को। सो यू कैन राइट W is equal to d by dt of kinetic energy stored in motor, that is equal to d by dt of kinetic energy, that is half j omega square, where j is the inertia of the rotor, omega is the angular speed। so you can write WS equals to d by dt of half into j omega square, or you can write 1 by 2 j 2 omega d omega by dt। Just to imply chain rule here। so j omega d omega by dt, ये डेटा आपको मालूम रहेगा बिकॉज आप नोट डाउन किए हैं, स्पीड और टाइम को नोट डाउन करते गए हैं जैसे जैसे फॉलो हो रहा है स्पीड। सो
ओमेगा वर्सेस टाइम अगर आपको मालूम है, मतलब रेट ऑफ फॉल आपको मालूम है स्पीड का। सो डब्ल्यू एस इक्वल्स टू जे इंटू 2πn बाई 60 इंटू ओमेगा को लिखेंगे 2πn बाई 60, सो डी बाई डी टी इंटू 2πn बाई 60, that is equal to j to 2πn or simply 2π square n. N is the rated speed by 60 into 60 into dn by dt. सो dn by dt या d ओमेगा by dt आपको मालूम होगा, ओमेगा और n आपको मालूम होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dn by dt आपको मालूम, 2π कांस्टेंट नंबर है, n आपका rpm स्पीड है, फुल रोटेटेड कंडीशन का स्पीड, j इज द इनर्शिया ऑफ द रोटर, सो दैट ws आपको मालूम हो जाएगा। ws मालूम हो जाएगा मींस स्ट्रे लॉस आपको मालूम हो जाएगा। Just by having the knowledge of the stray loss, you can determine the efficiency of the motor or machine at any desired load, as in case of Swinburne's test. So Swinburne's test के जैसा ही यहाँ भी आप efficiency calculate कर सकते हैं at any desired load without actually putting the load on the shaft of the motor. Okay, and advantages, disadvantages की बात करें, that is exactly same as in case of Swinburne's test. रिटार्डेशन की टेस्ट के एडवांटेजेस की बात करें, जो कुछ भी आप एडवांटेजेस देखे थे स्विनबर्न्स टेस्ट में आप एडवांटेजेस देखे थे, एज इट इज नो लोड टेस्ट, सो इट कैन बी कंडक्टेड फॉर इवन लार्जर रीडिंग मशीन्स, very small amount of power is required as it is a no load test, just to conduct the test, so it is economical to conduct even for larger reading machines. Drawbacks है, this particular test is not accounting the commutation, is not accounting the rise in temperature or other parameters like brush rating is not verified here. So these are what the drawbacks of this particular test. Okay, now you see field test. See the circuit arrangement for field test I already have drawn here, just to save time. So see, field test is suitable for DC series motor. So it's suitable for DC series motor. See, for this particular test, two identical DC machines are required. One is acting as motor, other one is acting as generator. The two machines are mechanically coupled to each other, whereas they are electrically isolated from each other. जैसा कि हॉपकिंसन्स टेस्ट में था, उसमें मैकेनिकली कपल भी थे और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड भी थे, अंडर रनिंग कंडीशन। बट यहाँ पर इस केस में मींस फील्ड टेस्ट में दो आइडेंटिकल मशीन्स जरूर हैं, दो आइडेंटिकल मशीन्स के साथ एक दूसरे से मैकेनिकली कपल्ड हैं विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिकल कपलर्स, बट दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. One of the machine is acting as motor. Let's say this is your motor. Other machine is acting as generator. Let's say this particular machine is acting as a generator. Say the field winding of generator is connected in series to the DC series motor. ये जो DC series motor है, इसी के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग जनरेटर का कनेक्टेड है. This is your RFG और फील्ड वाइंडिंग ऑफ जनरेटर रेजिस्टेंस. This is your RF मोटर का फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस. So field winding of generator is connected in series to the motor's field winding, so that see current flowing through the two field windings, both for the motor's field winding as well as generator's field winding are same, and hence now you can
divide the stray losses, whatever the stray losses would be there, you can now divide the stray losses equally. जैसा कि इससे पहले जो है आप इक्वल डिवाइड कर रहे थे, उस अजम्पशन में आप एरर बता रहे थे कि नहीं वो अजम्पशन ही गलत है कि आप इक्वली डिवाइड कर रहे हैं हॉकिंसंस टेस्ट में, लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रे लॉसेस को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के फील्ड के थ्रू फ्लो करने वाला करंट जो है वो सेम है और आइडेंटिकल मशीन है, मतलब फील्ड का रेजिस्टेंस है सेम, फील्ड के थ्रू करंट भी सेम, मतलब स्ट्रे लॉसेस को आप इक्वली डिवाइड कर सकते हैं ना। बात करते हैं जब स्विच को क्लोज किया जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, मोटर विल स्टार्ट टू रन, मोटर को रन करेंगे at a rated means at a rated condition or motor is allowed to run at its rated speed। जिस स्पीड से भी मोटर रन करेगा उसी स्पीड से क्या रन करेगा, जनरेटर का भी साथ रन करेगा और जनरेटर भी रन करेगा। इस जनरेटर विल जनरेट्स voltage and that voltage would appear across the resistive load। whatever the power that would be generated by this generator, the entire power would be wasted in this particular resistive load, means the entire power would be dissipated in this resistor as heat। so जो कुछ भी मोटर का आउटपुट होगा पूरा आउटपुट फीड किया जा रहा है जनरेटर के इनपुट के तौर पे, एंड जनरेटर का जो आउटपुट होगा वो पूरा का पूरा आउटपुट पावर डिसिपेट हो रहा है इस रेजिस्टिव लोड में एज हीट। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट entire power, whatever the power taken by the motor is finally wasted in this resistive load in the form of heat। so पूरी तरह से पावर का वेस्टेज हो रहा है। now see what would the input power taken by this particular motor, मोटर के द्वारा लिया जाने वाला इनपुट पावर कितना होगा, इनपुट पावर जो होगा that would be your P in equals to V1 into I1। V1 इस वोल्टमीटर का रीडिंग होगा और I1 इस एमीटर का रीडिंग होगा। What about output power? फाइनल आउटपुट पावर की बात करें तो जनरेटर का जो आउटपुट पावर होगा, ओके, that will be equal to V2 into I2। so लॉसेस क्या होगा, आउटपुट माइनस इनपुट जो करेंगे that will be the losses of this particular system of arrangement। so losses is equal to P input minus P output। so P input मालूम, P output मालूम, losses क्या होगा, input power minus output power would be the losses। so losses be equal to P input minus P output। this would be the total losses in both the machines। these are total losses in both the machines, that will be equal to V1 I1 minus of V2 I2। ये total losses है। अब total losses आपको मालूम, सो टोटल लॉसेस का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, सी हियर टोटल लॉसेस इन बोथ मशीन्स इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इनटू थोड़ा रेजिस्टेंस यू सी RFM प्लस RAM प्लस RFG is your losses occurring in this particular circuit plus armature losses in generator, that is I2 square into RAG। okay, so this is what the expression plus ये सभी क्या है, ये सभी वेरिएबल लॉसेस हैं, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस मींस टोटल स्ट्रे लॉस इन बोथ द मशीन्स। स्ट्रे लॉस में क्या है, कांस्टेंट लॉसेस प्लस नो लोड मैकेनिकल लॉसेस भी इंक्लूडेड है। कांस्टेंट लॉसेस के तो कोर लॉसेस और मैग्नेटिक लॉसेस एंड नो लोड मैकेनिकल लॉसेस आर इंक्लूडेड इन स्ट्रे लॉस। सो टोटल स्ट्रे लॉस इन बोथ द मशीन्स
ना ईच इंडिविजुअल मशीन में होने वाला स्ट्रे लॉस, सबसे पहले तो यहाँ WS यहाँ से मालूम कर लेंगे। WS बराबर लिख सकते हैं क्या, इस जगह की कमी है, इसमें लिखेंगे WS इज इक्वल टू P इनपुट मीन्स V1 I1 माइनस ऑफ V2 I2 माइनस ऑफ दिस इंटायर एक्सप्रेशन, इसको कॉपी करके लिख लेंगे पूरा एक्सप्रेशन। ओके, सो दिस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन यू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर। WS आपको मालूम हो जाएगा। सो ईच इंडिविजुअल मशीन में होने वाला स्ट्रे लॉस कितना, WS/2। सो स्ट्रे लॉस इन ईच individual machine is equal to WS/2. So with the knowledge of the stray loss in each individual machine, efficiency of the machine can be determined. Okay, similar as in case of your Hopkinson's test analysis. Hopkinson's test में जैसा एनालिसिस किए थे efficiency calculation के लिए, similar calculation यहाँ भी करेंगे। So here in field test there account means divided the total stray loss equally. Yes, this can be correct here. Why? Because the field losses in both the machines, that is both in case of motor as well as generator, is simply same. Okay, so efficiency can be calculated by this particular way, by the knowledge of the stray losses in each machines. Here stray losses are equally divided, which is a true consideration here. Now field losses के advantages की बात करें, यहाँ main advantage is here stray loss is equally divided, which is justified. ये correct है। क्यों? Because दोनों के फील्ड के थ्रू फ्लो करने वाला करंट सेम है, सो फील्ड के में होने वाले लॉसेस भी सेम है। दूसरी बात, here a temperature rise also can be verified, commutation can be verified, stray loss is considered. So these are what the advantages. Now the drawback is, drawbacks are what, two identical machines are required. This is one of the drawback. And second one is, whatever the power is taken from the supply, that the entire power is wasted in this resistor. So entire supply power is to be wasted in resistor. So testing के दौरान simply huge amount of power का wastage होगा in resistors. So this is how we have completed testing of DC machine. Thank you for this particular session. We'll see next session ahead. Thank you.